हाँ जी। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था हाइड्रोजन बोहर एटॉमिक मॉडल एंड बोहर एटॉमिक मॉडल के बेसिस पर हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी पर्टिकुलर ऑर्बिट. The energy of electron in any particular orbit is minus 2 pi square m e to the power 4 k square z square upon n square h square. ये किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आएगी, एनर्जी आएगी. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से किसी लोअर ऑर्बिट पे आता है, n2 इज द हायर एनर्जी ऑर्बिट, n1 इज द लोअर एनर्जी ऑर्बिट. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E2 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E1 हो जाती है. तो इलेक्ट्रॉन व्हेन जंप्स फ्रॉम E2 टू E1 एनर्जी, ये एक क्वांटा रिलीज करेगा. इस क्वांटा की एनर्जी, द एनर्जी ऑफ द क्वांटा विल बी इक्वल्स टू E2 माइनस E1. इस क्वांटा की एनर्जी E2 माइनस E1 होगी. चूंकि ये क्वांटा है इसलिए प्लांक क्वांटम थ्योरी से इसकी एनर्जी hc अपॉन लैम्डा लिखी जा सकती है. तो दिस लैम्डा विल बी द वेवलेंथ जो आपको इमिशन स्पेक्ट्रम में स्क्रीन पर मिलेगी. तो द वेवलेंथ ऑफ द क्वांटा ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, स्पेक्ट्रम में जो आपको इमिशन स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ आपको स्क्रीन पर मिलेगी वो वेवलेंथ लाई जा सकती है. ये E2 इस लेवल की एनर्जी है, ये E1 इस लेवल की एनर्जी है. ये एनर्जी ऑफ क्वांटा है, इसको प्लांक थ्योरी से लिख लेंगे. ये दोनों एनर्जी ऑफ ऑर्बिट है, तो इन दोनों एनर्जीज को बोर थ्योरी से लिख लेंगे. माइनस 2 पाई स्क्वायर m e टू दी पावर 4 k स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर h स्क्वायर माइनस माइनस 2 पाई स्क्वायर m e टू दी पावर 4 k स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर h स्क्वायर. फाइनली 1 upon lambda will be equals to 2 pi square m e to the power 4 k square z square upon h cube c 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square फार्मूला आएगा. इन दिस फार्मूला ये सारे कांस्टेंट टर्म्स है, फंडामेंटल कांस्टेंट. तो इन सभी कांस्टेंट का ग्रुप 2 पाई स्क्वायर m e टू दी पावर 4 k स्क्वायर अपॉन h cube c will become the Rydberg constant. तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, इन सभी कांस्टेंट की वैल्यू को जब रखा जाता है तो वही आती है. तो बोर थ्योरी से रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 2 पाई स्क्वायर m e टू दी पावर 4 k स्क्वायर अपॉन h क्यूब c आती है. और ये वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू के काफी करीब रहती है. दिस इज द मेजर सक्सेस ऑफ बोर एटॉमिक थ्योरी. So this is the formula which will be used to explain the hydrogen spectrum. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब ये n1 और n2 इंटीजर क्यों होना चाहिए. ये n1 और n2 इंटीजर इसलिए होना चाहिए बिकॉज ये n1 n2 फार्मूला में कहाँ से आए, एनर्जी के एक्सप्रेशन में आए. एनर्जी के एक्सप्रेशन में ये n1 n2 कहाँ से आते हैं, क्योंकि mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई में n इंटीजर होना चाहिए था, ये n वहां से आया है. तो अगर ये n1 और n2 दो इंटीजर है, दैट इंडिकेट्स द ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर स्टेशनरी ऑर्बिट. अगर ये n1 या n2 में से कोई फ्रैक्शन रहता है, दैट इंडिकेट्स अ नॉन स्टेशनरी ऑर्बिट. तो बोर थ्योरी का यूज करके हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो दीज आर द फॉर्मूले. रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 10967800 पर मीटर आती है. तो रिडबर्ग कांस्टेंट 2 पाई स्क्वायर m e टू दी पावर 4 k स्क्वायर अपॉन h क्यूब c के बराबर होगा.
अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक थ्योरी। नाउ बोहर एटॉमिक थ्योरी को यूज करके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हर एक बात को समझाया जा सकता है। अभी तो केवल ये समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइन आएगी उसकी वेवलेंथ इस फार्मूले से कैसे आएगी, ये फार्मूला कहाँ से आया। लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइनें होती हैं और वो अलग अलग सीरीज में पाई जाती हैं। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज। लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है, मतलब हायर एनर्जी वाले रीजन में। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का अपीरियंस एग्जैक्टली ऐसा क्यों है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अगर आप एक ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को गर्म करते हैं सो दैट इसका हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है, तो उसके बाद भी इसको हीट करते हैं तो इससे रेडिएशन निकलती है जो स्क्रीन पर अलग अलग प्रकार की सीरीज बनाती है। लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है, बामर सीरीज विजिबल रीजन में आती है, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। व्हाई इट इज सो। लाइमन सीरीज में इतनी सारी लाइनें क्यों आती हैं। अगर हम हाइड्रोजन एटम में एनर्जी के लेवल्स देखते हैं तो एनर्जी के ये लेवल इस प्रकार से अरेंज है कि फर्स्ट और सेकंड एनर्जी में काफी गैप है, सेकंड और थर्ड में एनर्जी का गैप कम है, थर्ड और फोर्थ में एनर्जी का गैप और कम है। एनर्जी के ये गैप सक्सेसिवली काफी कम होते जाते हैं। तो फोर्थ ऑर्बिट के बाद फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट, ये ऑर्बिट्स के एनर्जी के गैप कम होते जाएंगे, ऑर्बिट्स क्लोज होते जाएंगे अपनी एनर्जी में। नाउ सपोज इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके सेवेंथ ऑर्बिट पे चला गया है, अब वो सेवेंथ ऑर्बिट से वापस ग्राउंड स्टेट फर्स्ट ऑर्बिट पे आना चाहता है। तो सेवेंथ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे आने के उसके पास कई रास्ते हैं, या तो सेवन से सीधे वन पे आ जाए, या वो सेवन से पहले थ्री पे आए और थ्री से फिर वन पे आ जाए। इस रास्ते में वो एक क्वांटा निकालेगा जिसकी एनर्जी इन दोनों के एनर्जी गैप के बराबर होगी, पर इस प्रोसेस में वो दो क्वांटा निकालेगा, एक एनर्जी ये रहेगी, एक एनर्जी ये रहेगी। तो ये दो क्वांटा निकलेंगे, तो इसकी जो वेवलेंथ होगी और इसकी जो वेवलेंथ होगी, इसकी वेवलेंथ काफी छोटी होगी क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो ये अलग अलग रेस स्पेक्ट्रम में लाइंस देगा। नौ किसी इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट ऑर्बिट पे आने का सबसे कम एनर्जी वाला रास्ता कौन सा है। इलेक्ट्रॉन को अगर फर्स्ट लेवल पे आना है सबसे कम एनर्जी निकलेगी जब इलेक्ट्रॉन टू से वन पे आएगा, लेकिन ये एनर्जी गैप इतना बड़ा है कि ये क्वांटा अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है। इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट ऑर्बिट पे आने का सबसे कम एनर्जी वाला रास्ता टू से वन है, मगर ये एनर्जी का गैप इतना बड़ा रहता है कि ये क्वांटा अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है। तो वो क्वांटा जो थर्ड से वन पे आता ये भी अल्ट्रावायलेट रीजन में ही आता, और लोअर वेवलेंथ साइड पर फोर से वन पर भी ये भी और लोअर वेवलेंथ साइज पर आता। मतलब वो सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जिनमें इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे आएगा वो सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अल्ट्रावायलेट रीजन में आएंगे, बिकॉज इसका मिनिमम एनर्जी वाला ट्रांजिशन अल्ट्रावायलेट रीजन में है। तो इसके हायर एनर्जी वाले ट्रांजिशन सब अल्ट्रावायलेट रीजन में होंगे। तो दिस विल कॉन्स्टिट्यूट द लाइमन सीरीज इन द स्पेक्ट्रम। यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन सीरीज बनाता है। तो लाइमन सीरीज कब बनेगी, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे आएगा। तो 1/λ इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू z स्क्वायर इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इस फार्मूले में लाइमन सीरीज के लिए n1 हमेशा 1 रहेगा, इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 कहीं से भी आता हो।
किसी भी सीरीज की पहली लाइन उस सीरीज की अल्फा लाइन कहलाती है या फर्स्ट लाइन कहलाती है। किसी भी सीरीज की मिनिमम एनर्जी वाली लाइन उस सीरीज की अल्फा लाइन या फर्स्ट लाइन कहलाती है, और किसी भी सीरीज की हाईएस्ट एनर्जी वाली लाइन उस सीरीज की लास्ट लाइन या उसकी सीरीज लिमिट कहलाएगी। किसी सीरीज की पहली लाइन उसकी मिनिमम एनर्जी वाली लाइन अल्फा लाइन कहलाएगी, फिर बीटा लाइन, गामा, डेल्टा, ऐसी लाइनें चलती रहेंगी। बट फिर इनफाइनाइट लाइनें होंगी, तो जो लास्ट में लाइन होगी दैट लाइन विल बी सीरीज लिमिट। तो लाइमन सीरीज की अल्फा लाइन क्या होगी? n1 को 1 रखेंगे, n2 को 2 रखेंगे। लाइमन सीरीज की सीरीज लिमिट क्या होगी? n1 को 1 रखेंगे, n2 को इंफिनिटी रख देंगे। इलेक्ट्रॉन जब इंफिनिटी से 1 पे आएगा दैट विल बी द लास्ट लाइन। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जब थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे आता है तो विजिबल रेंज में रेड वाले रीजन में क्वांटा निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन के सेकंड ऑर्बिट पे आने का मिनिमम एनर्जी वाला ट्रांजिशन विजिबल रेंज में है और रेड रीजन में है। तो सेकंड ऑर्बिट पे आने के बाकी के ट्रांजिशन ये भी विजिबल रीजन में होते हैं और ब्लू रीजन की तरफ जाते हैं। तो दिस विल कॉन्स्टिट्यूट द बामर सीरीज, जिसमें वो ब्लू इधर होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो बामर सीरीज के लिए n1 हमेशा 2 रहेगा, n2 हमेशा 3, 4, 5, 6 कुछ हो सकता है। और बामर सीरीज की रेंज कहाँ से मिलेगी आपको? बामर सीरीज की अल्फा लाइन होगी 3 से 2 और बामर सीरीज की सीरीज लिमिट होगी इंफिनिटी से 2। तो लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट पे आएगा तो ये पाश्चन सीरीज बनाएगा, फोर्थ पे आएगा तो ब्रैकेट सीरीज बनाएगा, फिफ्थ पे आएगा तो फंड सीरीज बनाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से सिक्स्थ ऑर्बिट पे आएगा तो हम्फ्री सीरीज बनाएगा। फिर सेवेंथ पे आएगा तो एक और सीरीज बनाएगा, एट्थ पे आएगा तो एक और सीरीज बनाएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इनफाइनाइट होते हैं, तो इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ सीरीज हाइड्रोजन एटम में इनफाइनाइट बन सकती थी। तो हम केवल शुरू किए 3-4 सीरीज कोई पढ़ते हैं, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, हम्फ्री सीरीज। इसके बाद आगे की सीरीज को नहीं पढ़ा जाता है। बट theoretically the total number of series that can be formed in the hydrogen spectrum will be infinity -1। वो जो लास्ट सीरीज बनेगी उसका इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से एक लेवल नीचे आएगा तो कम से कम एक लाइन तो बनेगी उस सीरीज में। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स अगर इनफाइनाइट है तो थ्योरेटिकली टोटल नंबर ऑफ सीरीज इंफिनिटी -1 बनेगी। तो टोटल नंबर ऑफ सीरीज इंफिनिटी -1 बन सकती थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइमन सीरीज का हमने ऐसा बना रखा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन सीरीज को हमने ऐसा बना दिया है, लाइमन सीरीज विल नॉट अपीयर लाइक दिस। लाइमन सीरीज इस प्रकार से अपीयर नहीं होगी। स्क्रीन पर कोई सीरीज कैसी दिखाई देगी? लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज, स्क्रीन पर ये इक्विडिस्टेंट लाइंस के फॉर्म में दिखाई नहीं देंगी। ये कैसे दिखाई देगी? अगर हम देखें, दो क्वांटा है, दोनों क्वांटा का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है
तो उन दोनों क्वांटा का वेवलेंथ डिफरेंस भी ज्यादा होता है। सपोज 2000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, सपोज दो क्वांटा है, दोनों का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो उनका वेवलेंथ डिफरेंस भी ज्यादा होता है। उसको ऐसे ही समझ लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक्स रेज और रेडियो वेव्स का एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, उनका वेवलेंथ डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। अल्ट्रावायलेट और विजिबल का एनर्जी डिफरेंस कम है, उनका वेवलेंथ डिफरेंस भी कम है। तो क्वांटा का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होने से वेवलेंथ डिफरेंस ज्यादा होता है। नाउ लाइमन सीरीज की पहली लाइन, लाइमन सीरीज की जो पहली लाइन है वो काफी हायर एनर्जी रखती है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अल्ट्रावायलेट रीजन में यहाँ पर आएगी, इधर नहीं आएगी। इधर हायर एनर्जी, इधर हायर वेवलेंथ है, मान लीजिए लैम्डा इधर बढ़ रही है तो इधर हायर वेवलेंथ है, अल्ट्रावायलेट रीजन इधर आएगा। ये लाइमन सीरीज की पहली लाइन है। नाउ लाइमन सीरीज की पहली लाइन और लाइमन सीरीज की दूसरी लाइन में इतना एनर्जी का गैप है, तो उसके कारण दूसरी लाइन इतने वेवलेंथ गैप पे आएगी। अब लाइमन सीरीज की पहली लाइन और दूसरी लाइन के बाद जो तीसरी लाइन है उसका एनर्जी का गैप कम हो गया है, तीसरी लाइन का एनर्जी का गैप कम हो गया है, तो पहली और दूसरी लाइन के बीच में जो वेवलेंथ का गैप है उससे कम गैप पर तीसरी लाइन आएगी लाइमन सीरीज की, तो वेवलेंथ का गैप कम हो गया। फिर चौथी लाइन और तीसरी लाइन का एनर्जी गैप और कम हो गया है, तो ये लाइन और पास हो जाएगी। इस प्रकार से सीरीज में लाइनों के बीच के एनर्जी के गैप कम होते जाएंगे तो उनके वेवलेंथ के गैप भी कम होते जाएंगे एंड लाइनें क्लोज होती जाएंगी। शुरू की 5-6 लाइन के बाद तो ये लाइनें इतनी क्लोज हो जाएंगी कि इनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। उसके बाद भी ये लाइनें इतनी क्लोज हो जाएंगी कि आगे की बाकी सारी लाइनें तो आपको लाइनें न दिखकर बैंड दिखाई देंगी। मतलब द अपीयरेंस ऑफ लाइमन सीरीज ऑन द स्क्रीन कैसा रहेगा? अ सेट ऑफ इक्विडिस्टेंट लाइन नहीं रहेगा, द सेट ऑफ पैरेलल लाइंस becomes closer to each other followed by a continuum. A set of parallel lines becomes closer to each other followed by a continuum. इस तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। ये लाइमन सीरीज है ना, ये लाइमन सीरीज हो गई यहां से यहां तक। अब इसके बाद जब बामर सीरीज की बात आएगी तो बामर सीरीज की पहली लाइन और बामर सीरीज की दूसरी लाइन, अगर लाइमन सीरीज की पहली लाइन हटा दें और पूरा की पूरा पोर्शन यहां पर पेस्ट कर दें तो ये बामर सीरीज है। बामर सीरीज की पहली और दूसरी लाइन, ये बामर सीरीज की पहली और दूसरी लाइन है, इनके बीच का एनर्जी गैप लाइमन सीरीज की दूसरी तीसरी लाइन के गैप के बराबर होगा। ये बामर सीरीज की पहली और दूसरी लाइन के बीच का एनर्जी गैप है जो लाइमन सीरीज की दूसरी तीसरी के एनर्जी गैप के बराबर ही है। तो इस प्रकार से ये बामर सीरीज लाइमन सीरीज के पहली लाइन को छोड़कर बाकी के पोर्शन जैसी दिखाई देगी और इसमें भी फिर एक कंटिन्यूटी बनेगी आखिरी में। तो चूंकि एनर्जी लेवल्स के बीच के एनर्जी गैप कम होते जाते हैं तो वहां से जो लाइनें आती हैं वो क्लोज होती जाती हैं स्क्रीन पर। तो लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज, पाश्चन सीरीज में अगेन बामर सीरीज की एक लाइन हटा दो और बाकी की लाइनें फिर से ऐसी की ऐसी पेस्ट कर दो। ये बामर सीरीज की पहली लाइन हटी और पूरा पोर्शन यहाँ आ गया, तो दिस इज पाश्चन सीरीज। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी सीरीज में शुरू की जो थोड़ी लाइनें होती हैं सॉरी, किसी भी सीरीज में शुरू की जो लाइनें होती हैं थोड़ी दूर रहती हैं
बाद में लाइनें क्लोज होती जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट सीरीज में जाएंगे, अब जैसे जैसे आगे जाएंगे इन सीरीज की शुरुआत की लाइनें ही काफी क्लोज पाई जाएंगी। इन सीरीज की शुरुआत की कुछ लाइनें ही काफी क्लोज पाई जाएंगी। ब्रैकेट सीरीज तो शुरुआत से ही इतनी क्लोज लाइनें रखेंगी कि वो कंटिन्यूटी दिखाई देगी, इसलिए आगे की और सीरीज को पढ़ा नहीं जाता है, बिकॉज वो काफी क्लोज लाइनों वाली होती है, कंटिन्यूस सीरीज ही दिखाई देती हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विल अपीयर लाइक दिस ऑन द स्क्रीन, नॉट लाइक दिस। तो यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रहेगा। In the hydrogen spectrum, the lines will appear as a set of parallel lines which becomes closer to each other followed by a continuum. अगर हम एनर्जी के इन गैप्स को देखें तो एनर्जी के ये गैप कम होते जाते हैं। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और उसका एक्सप्लेनेशन है। नाउ किसी एटम का किसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन की कोई एक लाइन उसके एटॉमिक नंबर Z पे डिपेंड करती है। मतलब हाइड्रोजन एटम में लाइमन सीरीज की पहली लाइन की वेवलेंथ क्या होगी? हाइड्रोजन एटम में लाइमन सीरीज की पहली लाइन रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू इंटू 1 स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम में लाइमन सीरीज की पहली लाइन अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की वेवलेंथ ही आएगी। अच्छा, ड्यूट्रियम एटम में लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन कहाँ आएगी? आपने हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम लिया, फिर आपने ड्यूट्रियम एटम का स्पेक्ट्रम लिया, लाइमन सीरीज की पहली लाइन इन दोनों में सेम जगह आएगी कि डिफरेंट जगह आएगी? ये लाइमन सीरीज बनी है, इन दोनों की लाइमन सीरीज की पहली लाइन सेम जगह पर आएगी, लाइमन सीरीज सेम पोजीशन पे रहेगी कि लाइमन सीरीज शिफ्टेड रहेगी वहां से? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप ले रहे हैं, आपने एक बार पहले यहाँ हाइड्रोजन गैस ली, उसकी लाइमन सीरीज बन गई, फिर वहीं ड्यूट्रियम भी डाल दिया, उसकी लाइमन सीरीज वहीं बनेगी, क्योंकि ड्यूट्रियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है। अगर हम कुछ और ले लेते, हीलियम 1+ आयन ले लेते या लिथियम 2+ आयन ले लेते, तो Z बदल जाता, लेकिन मैंने यहाँ ड्यूट्रियम ले लिया है, तो ये लाइमन सीरीज उसी जगह बनेगी या उससे थोड़ी शिफ्टेड बनेगी? बताइए, क्वेश्चन है ये। कोई भी बताना नहीं चाहता है? हैंड रेस करके बताइए। मलय, सर सेम ही जगह बनेगी क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है दोनों का। सेम जगह बनेगी क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है दोनों का। कायदा तो यही कहता है कि सेम जगह बनना चाहिए, लेकिन अलग बनती है, थोड़ी सी शिफ्टेड होती है। द रीजन इज कि रिडबर्ग कांस्टेंट इन दोनों के लिए अलग हो जाता है। मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट एग्जैक्टली एक केमिकल स्पीशीज का कांस्टेंट है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो सेम बनना चाहिए थी। लेकिन हाइड्रोजन एटम के लिए रिडबर्ग कांस्टेंट अलग होता है, ड्यूट्रियम एटम के लिए रिडबर्ग कांस्टेंट अलग होता है। मगर रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी? 2π² m e⁴ k² h³ c। इसमें तो कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो हाइड्रोजन एटम के लिए और ड्यूट्रियम एटम के लिए अलग होती। 2π
E charge of electron, m mass of electron, k 1/4πε0, h Planck's constant, c velocity of light, ये सब चीजें हाइड्रोजन एटम और ड्यूट्रियम एटम के लिए सेम रहनी चाहिए थी। फिर बदल क्यों गया? जब हम बोहर थ्योरी डिराइव करते हैं तो हम ये मानते हैं कि न्यूक्लियस इनफाइनाइट मास का है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन और स्टेशनरी है। इस स्टेशनरी न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आती है, बट ऐसा है नहीं। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास मूव करता है तो न्यूक्लियस भी मूव करता है एक ऑर्बिट में, न्यूक्लियस भी एक ऑर्बिट पे मूव कर रहा है। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सेंटर भी मूव कर रहा है और एक पार्टिकल उसके आसपास मूव कर रहा है। इस टाइप का जब कोई सिस्टम होता है तब आपको यहाँ पर इस मूविंग पार्टिकल के मास के बजाय आपको इसका मास भी लेना पड़ता है। सपोज कैपिटल एम मास ऑफ द न्यूक्लियस है तो आपको सिस्टम का रिड्यूस्ड मास लेना पड़ता है 1/μ, म्यू रिड्यूस्ड मास है सिस्टम का 1/मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस 1/मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको इस फॉर्मूले में म्यू रखना पड़ेगा और वो हाइड्रोजन एटम के लिए अलग होगा और ड्यूट्रियम एटम के लिए अलग होगा। तो किसी क्वेश्चन में अगर ये कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो ही इसको लगाएंगे रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, वरना सबके लिए कांस्टेंट मानेंगे। बट वैसे रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग आइसोटोप्स के लिए, अलग अलग एटम्स के लिए अलग अलग होगी, बिकॉज फॉर्मूले में रिड्यूस्ड मास चाहिएगा। बिकॉज ये सिस्टम इस टाइप का सिस्टम नहीं है कि सेंटर स्टेशनरी था, वो भी मूव कर रहा है। तो आप उसकी जगह मास की जगह रिड्यूस्ड मास रखेंगे सिस्टम का, मास ऑफ द सेंटर प्लस मास ऑफ द मूविंग पार्टिकल अराउंड इट। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट, द लिमिटेशंस ऑफ बोर एटॉमिक थ्योरी। बोर एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस। बोर एटॉमिक थ्योरी केवल यूनि इलेक्ट्रॉन एटम्स पर एप्लीकेबल है। बोर एटॉमिक थ्योरी केवल यूनि इलेक्ट्रॉन एटम्स पर एप्लीकेबल है, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर एप्लीकेबल नहीं है। बोर एटॉमिक थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन फाइन स्पेक्ट्रम। स्क्रीन पर लाइमन सीरीज बनी है हाइड्रोजन एटम में। अभी मैंने बताया कि किसी भी सीरीज में शुरू की कुछ लाइनें अलग अलग होती हैं, बाकी की लाइनें क्लोज होती जाती हैं और इतनी क्लोज हो जाती हैं कि उनको अलग अलग लाइनों के फॉर्म में देखना पॉसिबल नहीं रहता है, तो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। लेकिन जब इस स्पेक्ट्रम को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो आपको ये लाइनें अलग अलग दिखती हैं। लेकिन जब माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन पावर हाई की जाती है तो पता लगता है कि ये जो शुरू की एक लाइन है ये एक लाइन नहीं है बल्कि ये तो दो लाइनें हैं। अगली लाइन एक लाइन नहीं है बल्कि वो तो तीन लाइनें हैं। मींस जो लाइन आपको एक सिंगल लाइन दिख रही है दरअसल वो एक सिंगल लाइन तो है ही नहीं, वो तो मल्टीपल लाइंस है। हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप से हाई रिजोल्यूशन पे स्पेक्ट्रम को देखना फाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो हाइड्रोजन का नॉर्मल स्पेक्ट्रम जब हाई रिजोल्यूशन में देखा जाता है तो उसमें फाइननेस दिखती है। एवरी सिंगल लाइन इज मेड अप ऑफ फर्दर लाइंस। व्हाई दिस स्पेक्ट्रम हैज
दिस फाइन स्ट्रक्चर, यह बोर थ्योरी से एक्सप्लेनेबल नहीं है। इसी प्रकार से जब उस हाइड्रोजन गैस के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा दी जाती है, तब इस फाइन स्पेक्ट्रम की भी हर एक लाइन और फर्दर लाइन में बढ़ जाती है। फाइन स्पेक्ट्रम की भी हर एक लाइन और फर्दर लाइनों में बढ़ जाती है। दिस स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में लेते हैं तो फाइन स्पेक्ट्रम की भी लाइनें और फर्दर स्प्लिट अप होंगी। दिस इज कॉल्ड ज़ीमन इफेक्ट। Bohr theory cannot explain Zeeman effect or Stark effect, the splitting of spectral lines in the electric field. तो स्पेक्ट्रल लाइंस का इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट अप होना स्टार्क इफेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट अप होना ज़ीमन इफेक्ट है। इन Bohr atomic theory there was no explanation for the value h/2 pi। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 pi वैल्यू का ही मल्टीपल क्यों होना चाहिए, इस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं है। The wave nature of electron is not considered in Bohr theory। wave nature of electron consider नहीं किया गया है। Electron has a significant wave nature। Electron is a particle but it has significant wave nature according to de Broglie equation। अगर एक m मास वाला पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव करता है तब उसमें वेवलेंथ h/λ mv इक्वल टू h/λ होती है। तो इलेक्ट्रॉन की जब वेवलेंथ कैलकुलेट की जाती है बोहर के फर्स्ट ऑर्बिट में तो 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड h की वैल्यू 9.108 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, इलेक्ट्रॉन का मास एंड 2.16 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आएगी और ये करीब करीब 10⁻⁻10 ऑर्डर की आती है एक्स रेस की वेवलेंथ के आसपास। मतलब इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ एक्स रेस की वेवलेंथ के आसपास होती है। दिस इंडिकेट्स कि इलेक्ट्रॉन में ठीक ठाक वेव नेचर होता है। तो एक्स रेस इलेक्ट्रॉन की एक बीम को एक्स रेस के जैसा बिहेव करना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की एक बीम को एक्स रेस के जैसा बिहेव करना चाहिए। एक्स रेस निकिल क्रिस्टल से डिफ्रैक्शन शो करती है और डिफ्रैक्ट होकर डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म करती हैं। डेविडसन एंड जर्मर ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक्स रेस की जगह निकिल के क्रिस्टल पर इलेक्ट्रॉन की एक बीम इंसिडेंट की। इलेक्ट्रॉन की इस बीम से वैसा ही डिफ्रैक्शन पैटर्न बन गया जैसा कि एक्स रेस से बनता है। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन में सिग्निफिकेंट वेव नेचर होता है। बट बोर एटॉमिक थ्योरी इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसीडर नहीं करती है, क्योंकि अगर बोर एटॉमिक थ्योरी इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसीडर करेगी तो इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में नहीं रह सकता, क्योंकि एक वेव किसी स्पेस में डीलोकेलाइज रहती है, फैली रहती है पूरी जगह पर, जबकि एक पार्टिकल लोकेलाइज रहता है। अगर इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर कंसीडर कर लिया जाए तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के आसपास सब जगह होना चाहिए, एक जगह नहीं हो सकता वो।
एक वेव 3D स्पेस में डीलोकेलाइज रहती है, तो इलेक्ट्रॉन को 3D स्पेस में सब जगह होना चाहिए, एक किसी पर्टिकुलर जगह नहीं हो सकता। तो दिस इज द बोहर मॉडल। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को मान के कि इलेक्ट्रॉन यहां पर है, बाकी जगह नहीं है, बोहर एटॉमिक मॉडल इज अगेंस्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। Bohr atomic model is against Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle कहता है कि for a microscopic particle like electron, it is impossible to predict both its position and momentum at the same time with the same accuracy. For a microscopic particle like electron, it is impossible to predict both its position and momentum at the same time with the same accuracy. किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए उसकी पोजीशन और मोमेंटम एक साथ पता कर पाना इम्पॉसिबल है। या तो आप उसकी पोजीशन पता कर लोगे, तब उस समय पर उसका मोमेंटम पता नहीं कर सकते, या मोमेंटम पता कर लोगे तो उसका पोजीशन पता नहीं कर सकते। Here P is the momentum that can be written as m delta v। अगर हम ये मानते हैं कि मास कांस्टेंट रहता है, तो मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है वो वेलोसिटी के अनसर्टेनिटी के कारण आती है। तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को हम ऐसा भी कह सकते हैं, फॉर अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल it is impossible to predict both its position and velocity at the same time। तो ये पोजीशन मोमेंटम की अनसर्टेनिटी बता रहा है, ये पोजीशन और वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दोनों में से कोई एक हमेशा अनसर्टन रहेगा। किसी मेजरमेंट में ऐसे प्रॉपर्टीज का पेयर जिन प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है कि एक प्रॉपर्टी मेजर कर पाओगे तो दूसरी मेजर नहीं कर पाओगे, इनको कहते हैं कॉन्जुगेट पेयर। तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है कि पोजीशन और मोमेंटम कॉन्जुगेट पेयर है, मतलब पोजीशन पता चलेगी तो मोमेंटम पता नहीं चलेगा, मोमेंटम पता चलेगा तो पोजीशन पता नहीं चलेगी। तो दिस पेयर ऑफ क्वांटिटीज आर कॉल्ड कॉन्जुगेट पेयर। तो पोजीशन और मोमेंटम कॉन्जुगेट पेयर है, पोजीशन और वेलोसिटी कॉन्जुगेट पेयर है। इसी प्रकार से एनर्जी एंड टाइम कॉन्जुगेट पेयर है। For a microscopic particle like electron, it is impossible to predict both its energy in a particular instance of time। किसी पार्टिकल की प्रिसाइज एनर्जी एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे पता कर पाना इम्पॉसिबल है। ये एनर्जी टाइम कॉन्जुगेट पेयर है। मतलब यदि आप एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की प्रिसाइज एनर्जी कैलकुलेट करने जाओगे, इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम। तो एक फिक्स मोमेंट ऑफ टाइम पर एक वेव की एनर्जी पता कर पाना इम्पॉसिबल है, एग्जैक्ट एनर्जी। तो ये सब हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अलग अलग फॉर्म है। ठीक है, बोर एटॉमिक थ्योरी में इलेक्ट्रॉन को एक फिक्स जगह पर माना गया है ऑर्बिट में, मतलब आपको उसकी पोजीशन पता है और आप यहाँ इसकी वेलोसिटी भी जानते हैं, मतलब आपको इसका मोमेंटम भी पता है। तो बोर थ्योरी में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम एक साथ पता है, जो कि गलत बात है अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग। जबकि वेव थ्योरी जिसमें इलेक्ट्रॉन को वेव माना जाता है, ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलेगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रिसाइज पोजीशन की बात ही नहीं की जाती है। इस थ्योरी में
इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के आसपास एक वेव माना जाता है और एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास सब जगह होता है। तो हम यहाँ पर ये नहीं कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जाएगा, हम कहते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी टर्म यूज करते हैं तो ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बात हो जाती है। अगर हम प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज कर रहे हैं, if we are using the word probability, so the three-dimensional space around the nucleus where the probability of finding an electron is maximum is called orbital. तो ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बात है। तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के मिलने की पूरी श्योरिटी रहती है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के मिलने की 99.99% श्योरिटी रहती है। तो थोड़ी अनसर्टेनिटी तो है। तो अकॉर्डिंग टू द वेव मॉडल ऑफ एटम, किसी एटम में न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन की वेव्स होती हैं और ये इलेक्ट्रॉन वेव्स के मिलने के अलग अलग 3D रीजन होते हैं जहां उस इलेक्ट्रॉन के वेव के मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये बोहर मॉडल ऑफ एटम है, ये क्वांटम मॉडल ऑफ एटम है। बोहर मॉडल ऑफ एटम बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं करता है। व्हाई एटम्स अंडरगोस केमिकल बॉन्डिंग? अगर एक एटम स्टेबल है, उसके इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में है, तो एटम स्टेबल है। व्हाई इट अंडरगोस केमिकल बॉन्डिंग? सो these are the limitations of बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मॉडल ऑफ एटम में न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन को एक वेव माना जाता है और इस न्यूक्लियस के आसपास उस इलेक्ट्रॉन वेव के मिलने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाती है। न्यूक्लियस के आसपास एक इलेक्ट्रॉन वेव है, आपको इस इलेक्ट्रॉन वेव के मिलने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो पहले आपको इस न्यूक्लियस के अराउंड लोकेशन को फिक्स करना पड़ेगा। किसी पार्टिकल, किसी कॉमन ओरिजिन के अराउंड अगर आपको लोकेशन फिक्स करना हो तो उसके लिए उस लोकेशन के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यूज किए जा सकते हैं, एक्स वाई एंड जेड, या फिर उस पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट यूज किए जा सकते हैं। अगर यहाँ ओरिजिन है, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ एक पॉइंट है जिसकी लोकेशन आपको फिक्स करना है, तो या तो इस पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड यूज करें, या फिर डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिन, दिस एंगल थीटा एंड इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे ये रहेगा, तो दिस एंगल फाई। तो इस पॉइंट की लोकेशन आर थीटा और फाई से फिक्स हो जाएगी। तो इस पॉइंट की लोकेशन आर थीटा फाई के थ्रू आपने फिक्स कर दी। तो इस रीजन में जितनी भी अलग अलग लोकेशन होंगी उन सबके अपने अपने अलग अलग आर थीटा फाई होंगे। यहाँ पर कोई पॉइंट होगा तो आर बदल जाएगा, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा तो आर बदल जाएगा, थीटा बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई पॉइंट होगा तो आर बदलेगा बट थीटा फाई वही रहेगा। तो आर थीटा फाई का एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक पर्टिकुलर लोकेशन है।
तो न्यूक्लियस के आसपास के ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, इनके अपने अपने आर थीटा फाई हैं। किसी भी पॉइंट के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, एंड बाय सॉल्विंग श्रोडिंगर इक्वेशन इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड उस पॉइंट पे पता किया जा सकता है। वहां पे इलेक्ट्रॉन वेव का क्या एम्पलीट्यूड है, बाय सॉल्विंग द श्रोडिंगर इक्वेशन हम इन अलग अलग लोकेशंस पे इलेक्ट्रॉन वेव के एम्पलीट्यूड पता कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वेव एम्पलीट्यूड्स एट दिस डिफरेंट लोकेशंस ये हमने पता किया। तो ये जो साई की वैल्यू आएगी, ये साई की वैल्यू साई आर थीटा फाई, दिस इज कॉल्ड टोटल वेव फंक्शन। ये टोटल वेव फंक्शन कहलाएगी। दिस साई आर थीटा फाई इज कॉल्ड टोटल वेव फंक्शन, और इसकी वैल्यू आर थीटा फाई तीनों पे डिपेंड करेगी। आर बदलने से भी ये बदल जाएगा, थीटा बदलने से भी बदल जाएगा। और चूंकि साई आर थीटा फाई तीनों का फंक्शन है, तो न्यूक्लियस के आसपास इसका वेरिएशन स्टडी करने के लिए आपको 4 डायमेंशनल ग्राफ लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं रहेगा। तो फिर हम इसको साई आर एंड साई थीटा फाई में बदल लेते हैं। दिस साई आर is the value of psi which is function of only r at constant theta phi, and this psi theta phi is called angular wave function. Value of psi depends only on theta phi. So this psi r theta phi can also be written as rr and a. This is the radial wave function, this is the angular wave function. बेसिकली ये तीन पार्ट में रिजॉल्व होता है, साई आर, साई थीटा एंड साई फाई। ये रेडियल वेव फंक्शन है, साई की वो वैल्यू जो आर पे डिपेंड करती है। ये एंगुलर वेव फंक्शन है, साई की वो वैल्यू जो थीटा पे केवल डिपेंड करती है। तो इसको कहते हैं थीटा थीटा, और इसको कहते हैं फाई फाई। लेकिन बाद में इन दोनों को मिलाकर एक सिंगल फंक्शन बना लेते हैं। तो रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन। रेडियल वेव फंक्शन ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n और l पे डिपेंड करता है, और एंगुलर वेव फंक्शन a ये ज्योमेट्रिकल क्वांटम नंबर l और m पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर। तो श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करके न्यूक्लियस के आसपास आप इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड पता कर सकते हैं। अगर किसी जगह पर वेव का एम्पलीट्यूड आपको पता है, तो उस वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर उस जगह उस वेव की इंटेंसिटी देता है, जो ये बताता है कि वो वेव वहां पर कितनी ज्यादा इंटेंस है। तो द प्लॉट्स ऑफ साई आर वर्सेस आर, हम न्यूक्लियस के आसपास थीटा फाई कांस्टेंट रखते हुए आर को चेंज करेंगे, मतलब एक पर्टिकुलर रेडियस लाइन पे आगे जाएंगे। तो उस पर्टिकुलर लाइन पे आगे जाने से थीटा फाई वही रहते हैं, आर बदलता है। और देखते हैं साई की वैल्यू कैसे चेंज होती है। तो न्यूक्लियस के आसपास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के मल्टीपल सॉल्यूशन आते हैं, और उसमें से एक सॉल्यूशन आता है जिसके लिए साई आर वर्सेस आर की ग्राफ ऐसा आता है, एक ऐसा आता है और एक ऐसा आ जाता है। मतलब न्यूक्लियस के आसपास अलग अलग प्रकार की इलेक्ट्रॉन वेव्स होती हैं। एक ऐसी इलेक्ट्रॉन वेव होती है जिसका एम्पलीट्यूड न्यूक्लियस के पास ज्यादा रहता है और न्यूक्लियस से दूर जाने पे कम होता है। इसको नाम दिया गया 1s इलेक्ट्रॉन वेव। बट न्यूक्लियस के आसपास एक इलेक्ट्रॉन वेव ऐसी भी होती है जिसका एम्पलीट्यूड न्यूक्लियस के पास ज्यादा रहता है, न्यूक्लियस से दूर जाने पे कम होता है, जीरो हो जाता है, जीरो होने के बाद फिर बढ़ता है
नेगेटिव डायरेक्शन में फिर कम हो जाता है। इसको नाम दिया गया 2s इलेक्ट्रॉन वेव। इस वाली को बोला गया 2p इलेक्ट्रॉन वेव। मतलब जो 1s इलेक्ट्रॉन वेव होती है उसमें हाई एम्पलीट्यूड से लो होता है बस। मतलब इसमें केवल क्रीस्ट होती, ट्रफ नहीं आती है। इसमें एक क्रीस्ट और एक ट्रफ आती है। मतलब वेव के कन्वेंशनल डायग्राम पे हम वेव को प्लॉट करें तो 1s इलेक्ट्रॉन वेव ऐसी है, इसमें केवल क्रीस्ट है, ट्रफ नहीं है। ये 1s इलेक्ट्रॉन वेव है। 2s इलेक्ट्रॉन वेव ऐसी है, इसमें क्रीस्ट और एक ट्रफ है। तो फिर 3s इलेक्ट्रॉन वेव कैसी होगी? 3s इलेक्ट्रॉन वेव में क्रीस्ट आएगा, ट्रफ आएगा, फिर एक क्रीस्ट आएगा। ये 3s इलेक्ट्रॉन वेव होगी। मतलब ये 1s इलेक्ट्रॉन वेव, 2s इलेक्ट्रॉन वेव में ये बढ़ जाएगा, 3s में ये बढ़ जाएगा, 4s में ये बढ़ जाएगा। अब ऐसे आगे चलते जाएंगे। लेकिन जो p ऑर्बिटल रहते हैं उनकी वेव 0 से स्टार्ट होती है, ये 2p है, तो 3p ऐसा होता। यहां भी आधी वेव इधर बढ़ गई। तो इस तरह से ये वेव्स बनाई जा सकती हैं। तो 1s इलेक्ट्रॉन वेव, 2s इलेक्ट्रॉन वेव, 2p इलेक्ट्रॉन वेव, 3s इलेक्ट्रॉन वेव बनाना होती तो मैं ऐसा बनाता। ये 3s इलेक्ट्रॉन वेव, 3p इलेक्ट्रॉन वेव होती तो मैं उसको ऐसे बना देता। लेकिन किसी वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का ज्यादा सिग्निफिकेंस है। न्यूक्लियस के आसपास जब श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो साई की वैल्यू मिलती है। साई डज नॉट कंटेन एनी फिजिकल मीनिंग। साई का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। न्यूक्लियस के आसपास क्या चीज है जो कम ज्यादा हो रही है हम ये नहीं बता सकते। साई इज ओनली अ मैथमेटिकल फंक्शन obtained by the solution of Schrodinger wave equation for electron. It does not contain any physical meaning, but the square of psi is the probability density of electron at that place. So the plots of psi square r versus r, अगर इन्हीं ग्राफ्स को स्क्वायर कर दें अगर इन्हीं ग्राफ्स का स्क्वायर कर दें तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएंगे। तो साई स्क्वायर आर ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है। ये जो साई स्क्वायर आर है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मतलब ये है प्रोबेबिलिटी एट अ सिंगल पॉइंट, क्योंकि आपने इस सिंगल पॉइंट के कोऑर्डिनेट डाले थे और यहां साई की वैल्यू पता की थी। तो साई की ये वैल्यू आपको प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट देता है। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। लेकिन न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। आपको यहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पता है इस सिंगल पॉइंट पे। न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट है। ऐसे न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पर सारे पॉइंट्स का नंबर अगर आपको पता लग जाए तो मल्टीप्लाई कर देंगे अगर एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी को नंबर ऑफ पॉइंट्स से, तो ये टर्म आपको टोटल प्रोबेबिलिटी ऑन दिस सरफेस ऑफ दिस स्फीयर दे देगी। द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r will be probability at one point multiplied by number of points. ये नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होते हैं? इस स्फीयर का वॉल्यूम
4/3 पाई आर क्यूब होगा। इससे एक और बड़ा स्फीयर कंसीडर करते हैं जिसका रेडियस होगा r प्लस डी आर। तो उसका वॉल्यूम 4/3 पाई r प्लस डी आर होल क्यूब होगा। अगर इसके वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम सबट्रैक्ट कर दें तो बीच में आपको ये नंबर ऑफ पॉइंट सारे मिल जाएंगे, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। सो द प्लॉट्स ऑफ साई स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर डी आर टर्म वर्सेस आर। तो ये जो टर्म है ये आपको एक स्फेरिकल सरफेस पे प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करती है। ये टर्म आपको एक सिंगल पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करती है, बट ये टर्म आपको एक स्फेरिकल सरफेस पे प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो अगर हम इसका वेरिएशन आर के साथ में देख रहे हैं, मतलब आप न्यूक्लियस के आसपास कोसेंट्रिक शेल्स में प्रोबेबिलिटी चेक करते जा रहे हैं। तो आप जब इसके ग्राफ बनाएंगे और उसमें कोई मैक्सिमा मिलेगा, मतलब वो बताएगा द शेल एट विच देर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एट इट्स सरफेस। तो ये वाली टर्म को 4 पाई आर स्क्वायर डी आर से मल्टीप्लाई करने से आर आता है इसमें, और ओरिजिन पे आर 0 रहता है। तो अब ये सारे ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होंगे। वन एस का ग्राफ ऐसा रहेगा, 2s का ग्राफ ऐसा होगा, 2p का ग्राफ ऐसा हो जाएगा। सो द मैक्सिमा इन दिस ग्राफ will corresponds to the shell of maximum probability। तो वो स्फेरिकल सेल जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है उस जगह पर आपको ऑर्बिटल मिल जाएगा। तो बाय दिस ग्राफ यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसी ऑर्बिटल की। तो ऑल्दो किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सब जगह होती है, ओरिजिन से लेकर इंफिनिटी डिस्टेंस तक, बट इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। श्रोडिंगर इक्वेशन जब हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व की जाती है तो हाइड्रोजन एटम की डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 0.529 एंगस्ट्रॉम आती है, मतलब बोहर रेडियस। इसका मतलब है कि बोहर थ्योरी पूरी तरह गलत नहीं थी। जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की 99.9% प्रोबेबिलिटी होती है, वहां पर इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली मान लिया जाए तो उस जगह एक ऑर्बिट बन जाएगा। न्यूक्लियस के आसपास जब इन कोसेंट्रिक शेल्स में प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे तो एक शेल ऐसी भी आएगी जहां प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है एट दिस डिस्टेंस, बट एक शेल ऐसी भी आएगी जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। दरअसल यहां इलेक्ट्रॉन वेव का फेस चेंज हो रहा होगा तो एम्पलीट्यूड 0 होगा, क्रीस्ट से ट्रफ आ रही होगी तो एम्पलीट्यूड 0 होगा, वो ये पॉइंट दे देगा आपको। तो दिस इज द रेडियल नोड। एक ऐसी शेल, एक ऐसी स्फेरिकल सरफेस जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड 0 होता है। यह रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड कहलाती है। तो रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड का नंबर n-l-1 होता है किसी ऑर्बिटल के लिए। तो रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड दोनों एक ही बात है। तो 1s ऑर्बिटल के पास एक भी रेडियल नोड नहीं होती है, 2s ऑर्बिटल के पास एक रेडियल नोड होती है। 2s ऑर्बिटल की रेडियल नोड
टू ए नॉट डिस्टेंस पर आती है। इसको याद रखना है। तो न्यूक्लियस के आसपास ये जो साई आर के ग्राफ है, ये आपको डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बता देंगे। बट द प्लॉट्स ऑफ साई थीटा फाई वर्सेस थीटा एंड फाई, अगर हम एंगुलर फंक्शन के ग्राफ प्लॉट करें तो एंगुलर फंक्शन के ग्राफ में थीटा फाई चेंज होता जाएगा और साई की वैल्यू थीटा फाई के साथ कैसे चेंज होती है उसको प्लॉट करेंगे। तो दीज ग्राफ्स विल गिव यू द शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये आपको साइज ऑफ ऑर्बिटल देते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बताते हैं। साई थीटा फाई के ग्राफ आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल देते हैं। साई थीटा फाई के ग्राफ में इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड अलग अलग थीटा फाई पे कैसे चेंज होता है उसको प्लॉट करते हैं। तो एक ऑर्बिटल के लिए ये एक स्फेरिकल शेप बनता है, इस ऑर्बिटल को एस ऑर्बिटल कहा। एक ऑर्बिटल के लिए दो टेंजेंशियल स्फीयर बनते हैं जिनकी कॉमन टेंजेंट ओरिजिन पे जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज्यादा काम की चीज है। तो साई स्क्वायर थीटा फाई के ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इन वैल्यूज का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर होने से एक बड़ा स्फीयर बन जाएगा। लेकिन यहां पर स्क्वेयरिंग होने से छोटी वैल्यूज और छोटी हो जाएंगी, बड़ी वैल्यू और बड़ी हो जाएगी। तो ये दो टेंजेंशियल स्फीयर चेंज होकर एक डंबल बन जाएगा। तो ये ग्राफ आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल प्रोवाइड करेंगे, ये ग्राफ आपको साइज ऑफ ऑर्बिटल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इन दोनों प्रकार के ग्राफ से अब हम एटम को पिक्चराइज कर सकते हैं। अगर हमको एक एटम को पिक्चराइज करना हो तो बोहर मॉडल ऑफ एटम को पिक्चराइज करना आसान है, लेकिन क्वांटम मॉडल ऑफ एटम जिसमें न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन एक वेव होता है, उस इलेक्ट्रॉन की वेव को कैसे बताएं। तो पिक्चराइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, द पिक्चराइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स को पिक्चराइज कैसे करें, इसके लिए यूज किया जाता है चार्ज क्लाउड डायग्राम। चार्ज क्लाउड डायग्राम में हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस के आसपास डॉट्स लगाते हैं और इन डॉट्स को लगाने की डेंसिटी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी के प्रोपोर्शनल रखते हैं। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जब आप 1s ऑर्बिटल पिक्चराइज करोगे, न्यूक्लियस के पास कम डेंसिटी पे डॉट लगाओगे, बट डॉट्स की डेंसिटी बढ़ाते जाओगे, मैक्सिमम करके कम कर दोगे। और चूंकि ये एस ऑर्बिटल है तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये सा काम आप स्फेरिकल शेप में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले डॉट आपको मिलेंगे। तो 1s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के आसपास इस टाइप का रहेगा कि डॉट्स की डेंसिटी कम थी, फिर डॉट्स की डेंसिटी बढ़ती गई, मैक्सिमम हो गई ए नॉट डिस्टेंस पर और उसके बाद कम हो गई। दिस इज द 1s ऑर्बिटल। लेकिन 2s ऑर्बिटल कहता है डॉट्स की डेंसिटी बढ़ेगी, मैक्सिमम होगी, कम होके जीरो होगी, फिर बढ़ के मैक्सिमम होगी। तो 2s ऑर्बिटल इस प्रकार का रहेगा, डॉट्स की डेंसिटी पहले कम रहेगी, फिर बढ़ेगी, फिर कम हो जाएगी, कम होने के बाद में फिर से बढ़ेगी और बढ़ के अब की बार ये मैक्सिमम होगी। तो ये 2s ऑर्बिटल है जिसमें
बीच में एक रेडियल नोड दिखाई देगी, यहां पर एक रेडियल नोड है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। इसी प्रकार से 2p ऑर्बिटल, न्यूक्लियस के आसपास डॉट्स लगाए जाएंगे, डॉट्स की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन डॉट्स की डेंसिटी जब न्यूक्लियस के आसपास सब तरफ डॉट लगाएंगे, लेकिन डॉट्स की मैक्सिमम डेंसिटी एक डंबल शेप में आएगी। दिस इज द 2p ऑर्बिटल। अगर देखें तो एक फेंट सी डंबल बनती है, डॉट्स एक डंबल शेप में मैक्सिमम लगे हुए हैं और यहां पे कोई डॉट नहीं लगा है। 2p ऑर्बिटल का अगर ये z एक्सिस पे 2p ऑर्बिटल है, लोब है, तो जो xy प्लेन होता है वो नोडल प्लेन होता है। वहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। दिस टाइप ऑफ नोड्स आर कॉल्ड एंगुलर नोड्स, जिनकी वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर L के बराबर होती है। तो ये क्वांटम मॉडल ऑफ एटम है। तो क्वांटम मॉडल ऑफ एटम को हम पिक्चराइज कर सकते हैं अब न्यूक्लियस के आसपास। यहां पर फर्स्ट ऑर्बिट है, यहां पर फर्स्ट ऑर्बिटल है 1s, तो उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस से लेकर इनफाइनाइट डिस्टेंस तक है, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उसके मिलने की यहां पर है। दिस इज द 1s ऑर्बिटल। 2s ऑर्बिटल के डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहां होगी। ये 2s ऑर्बिटल है, हालांकि 2s ऑर्बिटल इंफिनिटी तक है। ये 2s ऑर्बिटल है। तो ये न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन के मिलने की फर्स्ट डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, ये सेकंड डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। बट ये जो सेकंड डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, यहां पर थर्ड डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, मतलब यहां आपका आ रहा है 3s ऑर्बिटल। तो ये ऐसे ऑर्बिटल बना रहा हूं मैं जो अपनी डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी में डिफर करते हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आता है और एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आता है, इनकी एनर्जी में अच्छे खासा डिफरेंस रहेगा। तो ये आपको स्क्रीन पर नॉर्मल स्पेक्ट्रम देंगे। तो इन डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को हम एक नंबर प्रोवाइड कर दें, न्यूक्लियस से बढ़ता हुआ नंबर। तो इसके लिए हमने एक नंबर दे दिया 1, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 3। तो दिस विल बिकम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के मेन एनर्जी लेवल को बताता है, ये इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को बताता है, और इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अलग अलग वैल्यू से जो ट्रांजिशन होते हैं उनसे नॉर्मल स्पेक्ट्रम बनता है।
ये इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को बताता है। मतलब ये साइज ऑफ ऑर्बिटल को बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के करस्पॉन्डिंग नंबर है, तो ये साइज ऑफ ऑर्बिटल को बताता है। लेकिन ये जो सेकंड डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, यहीं पर एक डंबल शेप की प्रोबेबिलिटी भी थी, जिसका डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वही है जो 2s का है। 2s का और इस 2p का दोनों का डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी सेम है। और एक इलेक्ट्रॉन इधर 2s से 1s पे आया और एक इधर 2p से 1s पे आया, इन दोनों क्वांटा की एनर्जी लगभग सेम रहेगी, तो वेवलेंथ लगभग सेम रहेगी और ये दोनों क्वांटा लगभग एक ही जगह पाए जाएंगे। लेकिन जब हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो दो अलग दिखेंगे। दिस इज द रीजन फॉर फाइन स्पेक्ट्रम। जब सेम डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी लेकिन अलग अलग शेप ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है, तो बहुत कम एनर्जी डिफरेंस वाले क्वांटा रिलीज होते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका भी 2 है, इस वाले का भी 2 है, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दोनों की सेम है। तो फिर इसको डिफरेंशिएट करने के लिए दूसरा क्वांटम नंबर यूज करेंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर अलग होगा, इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर अलग होगा। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है शेप ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को। मतलब ये शेप ऑफ ऑर्बिटल को बताता है। तो स्फेरिकल शेप का जो एस ऑर्बिटल है उसके लिए प्रिंसिपल एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू 0 रहेगी, और डंबल शेप वाले के लिए 1 रहेगी। एन की किसी भी वैल्यू के लिए एल की 0 से लेकर n-1 तक वैल्यूज होती हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर साइज के इतने शेप होते हैं। अब वो जो डंबल शेप का ऑर्बिटल है वो एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग 3 ओरिएंटेशन रखता है। ये जो डंबल शेप का जेड ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल है, ये दरअसल अपने 3 ओरिएंटेशन रखता है, एक्स, वाई और जेड। तो एक इलेक्ट्रॉन जो इस डंबल से यहां आ रहा था, एक इलेक्ट्रॉन जो इस डंबल से यहां आ रहा था, और एक इलेक्ट्रॉन जो इस डंबल से यहां आ रहा था, इन तीनों का साइज भी सेम है, शेप भी सेम है। तो ये तीनों क्वांटा एक ही एनर्जी वाले होंगे, बिल्कुल सेम है ये। इनका साइज भी सेम है, इनका शेप भी सेम है, सिर्फ ओरिएंटेशन अलग है एक्स वाई जेड एक्सिस के अलावा। तो ये तीनों की एनर्जी एकदम सेम है। दे विल बी कॉल्ड डिजेनरेट, कि ये तीनों डिजेनरेट है। लेकिन अगर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी जाए तो इस फील्ड में ये जो ऑर्बिटल है जो इस फील्ड के पैरेलल आ गया है, और ये जो ऑर्बिटल है जो इस फील्ड के परपेंडिकुलर लाई कर रहा है, अब एनर्जी बदल जाएगी। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड these orbitals will release different quantas। थोड़ा एनर्जी की डिफरेंस आ जाएगा, हालांकि मोर और लेस तो सेम रहेगा। तो ये जो एस ऑर्बिटल की लाइन है ये तो नहीं बटेगी, बट जो पी ऑर्बिटल की लाइन है वो 3 ओरिएंटेशन के कारण 3 में बढ़ जाएगी इन द मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड जीमन इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टार्क इफेक्ट कहलाता। तो जीमन इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल्स, these orientations remain same energy in the absence of external magnetic field. This differs in the external magnetic field in the energy.
तो इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिया है। किसी पर्टिकुलर शेप के कितने ओरिएंटेशन हो सकते हैं, -L से लेकर 0 को लेते हुए +L तक। तो नॉर्मल स्पेक्ट्रम कब बनता है, जब अलग अलग n से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। उसमें फाइननेस क्यों रहती है, जब सेम n मगर अलग अलग L से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। फिर जीमन इफेक्ट क्यों आता है, जब सेम L बट डिफरेंट m वैल्यूज वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। ठीक है, तो ये क्वांटम मॉडल ऑफ एटम है और उससे हम क्वांटम नंबर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को, एक ऑर्बिटल को स्पेसिफाई करने के लिए 3 क्वांटम नंबर चाहिए, जिससे उस ऑर्बिटल का साइज, शेप और ओरिएंटेशन तीनों डिफाइन हो जाता है। बट एक इलेक्ट्रॉन को स्पेसिफाई करने के लिए आपको उसका चौथा क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर भी चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन स्टेट को बताता है कि वो क्लॉकवाइज स्पिनिंग कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग कर रहा है। ठीक है, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप के होते हैं, इनका केवल एक ओरिएंटेशन रहता है अलोंग द 3 एक्सिस। पी ऑर्बिटल डम्बल शेप के होते हैं, इनके 3 ओरिएंटेशन होते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस। डी ऑर्बिटल 5 ओरिएंटेशन रखते हैं, 5 में से 3 डी ऑर्बिटल एक जैसे दिखते हैं, इनके डम्बेल्स एक्सिस के बीच में लाई करती है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लाई करती है तो ये डी एक्स वाई, एक्स और जेड एक्सिस के बीच में लाई करती है तो डी एक्स जेड, वाई और जेड एक्सिस के बीच में लाई करती है तो डी वाई जेड। बट 2 डी ऑर्बिटल डिफरेंट होते हैं, इनकी लोब एक्सिस के ऊपर ही लाई करती है। दिस इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। एक लोब डी जेड स्क्वायर, एक लोब जेड एक्सिस पर रहती है, दूसरी भी उसी के आसपास घूमी हुई रहती है। दीज आर द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। जब ऑर्बिटल्स के शेप्स बनाए जाएंगे तो इनकी लोब में प्लस और माइनस भी लिखेंगे। ये प्लस और माइनस एस ऑर्बिटल में केवल या तो प्लस लिखाएगा या माइनस लिखाएगा, दोनों नहीं होते। बट बाकी ऑर्बिटल में एक लोब में प्लस, एक में माइनस। डी ऑर्बिटल में एक पूरी लोब प्लस, एक पूरी लोब माइनस लिखेंगे। डी ऑर्बिटल में एक पूरी लोब प्लस, एक ये रिंग को माइनस लिखेंगे। किसी ऑर्बिटल में ये प्लस और माइनस साइन दो डू नॉट इंडिकेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ये तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन वेव है, इसमें तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज होता है। दिस प्लस एंड माइनस साइन इंडिकेट्स इलेक्ट्रॉन वेव क्रीस्ट और द इलेक्ट्रॉन वेव ट्रफ। वैसे ये साई स्क्वायर के ग्राफ है तो माइनस होना नहीं चाहिए इनमें, क्योंकि स्क्वायरिंग से तो वो प्लस हो जाता। इलेक्ट्रॉन वेव की क्रीस्ट को हम माइनस से बताते हैं, बट साई का स्क्वायर तो प्लस हो जाता, तो कायदे से प्लस माइनस नहीं लिखना चाहिए, बिकॉज ये साई के स्क्वायर के ग्राफ है। तो क्रीस्ट वाले रीजन का स्क्वायर हुआ है,
इसके लिए ऑर्बिटल को शेड कर देते हैं, ट्रफ वाले को अनशेडेड रखते हैं। तो ऑर्बिटल को इसे शेडेड और अनशेडेड से बताते हैं, बट फिलहाल सिंप्लिसिटी के लिए जल्दी हो जाए इसलिए हम प्लस माइनस से बताते हैं। बट ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये प्लस माइनस चार्ज नहीं है, दरअसल ये काम आते हैं बॉन्डिंग के समय। बॉन्डिंग कब होगी? जब एक ऑर्बिटल की क्रीस्ट से क्रीस्ट या ट्रफ से ट्रफ मैच करेगी, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और ये बॉन्डिंग की कंडीशन आएगी। लेकिन एक ऑर्बिटल का क्रीस्ट और ट्रफ मैच करते हैं तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है और ये नॉन बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जनरेट करता है। किसी एटम में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट रूट ओवर एन इंटू एन प्लस वन एच अपॉन 2 पाई होता है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो उस सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट रूट ओवर एन इंटू एन प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन होता है। एच अपॉन 2 पाई नहीं आएगा, ये मैग्नेटिक मोमेंट है। तो रूट ओवर एन इंटू एन प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और अगर उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आया है तो वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा। अगर उसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता तो वो डायमैग्नेटिक होता। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रूट ओवर एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन 2 पाई होता है, जो ऑर्बिटल के शेप पे डिपेंड करता है। एस ऑर्बिटल्स का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 होगा क्योंकि एल की वैल्यू 0 है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट क्लास तक एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरी को पूरा रिवाइज कर लीजिए, सारे क्वेश्चंस बाय ऑल सोर्सेस जहां से भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हो, जितनी भी बुक्स आपके पास में है, रेडियंस का स्टडी पैकेज आपके पास में है, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके पास में है, सबसे एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर के डाउट्स अपन करेंगे और जितने भी डाउट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर के हैं नेक्स्ट क्लास में लिए जाएंगे। तब तक आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए।